तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमेशा इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, लेकिन आज आपकी साइट विजिट रहेगी, प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा और 10 से 15 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो आज जब आप साइट पे जाओगे ये सब चीज़ें आपको करनी ही करनी है। एज ए साइट इंजीनियर किसी भी फील्ड में जाओगे, किसी भी कंपनी में जाओगे, ये 15 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा, थियोरेटिकली आपको दिखाऊंगा। एक इस वीडियो को आप फ्री इंटर्नशिप बोल सकते हो, मतलब 30 मिनट लूँगा, 30 मिनट में काफ़ी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो कंप्लीट वीडियो देखनी है आपको, स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे। पहले क्यूरिंग के बारे में समझेंगे, फिर हम दूसरी चीज़ जो होती है उसके बारे में समझेंगे। काफ़ी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, तो बस कंप्लीट वीडियो देखना। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, क्योंकि जो प्रैक्टिकल नॉलेज वो सिर्फ सिविल साइट विजिट चैनल पे मिलेगा और प्रैक्टिकली मैं आपको लाइव साइट पे विजिट करवाने वाला हूँ बेसिक नॉलेज के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं बताऊंगा कि क्यूरिंग मतलब अगर नहीं करोगे आप तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कंक्रीट पे, एक चीज़ ये। दूसरा बताऊंगा कि मिनिमम आपको कितने दिन क्यूरिंग करनी होती है, एक ये। और बताऊंगा कितने टाइप की क्यूरिंग होती है, मतलब सब क्यूरिंग का बेसिक बताऊंगा। मेन चीज़ जो मैं आज बताने वाला हूँ आपको वो बताने वाला हूँ कि अगर क्यूरिंग नहीं करोगे तो आपके कंक्रीट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप सिविल से रिलेटेड नहीं हो तो आपके घर के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, विजिट भी करवाऊंगा साइट पे और दिखाऊंगा कि भी अगर आपने क्यूरिंग नहीं की होगी तो कंक्रीट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो मैं भी आपको आखिर में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि मिनिमम आपको क्यूरिंग कितने दिन करनी होती है। देखो, जो हमारा कंक्रीट होता है 28 दिन लेता है स्ट्रेंथ गेन करने को। तो हमारा जो क्यूरिंग का टाइम होता है वो डिपेंड होता है हमारे टेम्परेचर पे। देखो, मिनिमम आपको 7 से 10 दिन आपको क्यूरिंग करनी है। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है वो आपको करनी है 14 दिन क्यूरिंग करनी है। लेकिन जो हमारा आईएस कोड है वो कहता है कि आपको मिनिमम ऐसे 7 दिन क्यूरिंग करनी है। लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ कर रहे हो तो आपका क्यूरिंग हो जाएगा 14 दिन, ठीक है। और जहाँ रहता है मतलब टेम्परेचर कम रहता है वहाँ आपको 7 से 10 दिन क्यूरिंग करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्यूरिंग जो हमारी स्लैब होती है तो मैं प्रेफर करूँगा जो पॉन्डिंग सिस्टम रहता है। सामने आप देख रहे हो जैसे पॉन्ड बनानी है, मतलब चारों तरफ कुछ रेती का बना लेना है और उसके बीच आपको पानी फिल कर देना है 7 से 10 दिन के लिए। और जो पानी का मतलब मिनिमम 30 से 40 mm उसमें पानी होना चाहिए और वो कंटिन्यूस 7 से 10 दिन रहना ही चाहिए। तभी आपका जो कंक्रीट होगा वो अपनी डिज़ाइन स्ट्रेंथ गेन कर पाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं गेन करोगे तो काफ़ी चीज़ें ख़राब हो सकती है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं बताऊँगा क्यूरिंग ज़रूरी क्यों है। क्यूरिंग इसलिए, मतलब क्या होता है, जो सीमेंट होता है हमें हाइड्रेशन में, उसको कंक्रीट है जो, उसको हाइड्रेशन प्रोसेस बोल लो, एक केमिकल प्रोसेस है, वो करने के लिए ज़रूरी है। जैसे हमारे बॉडी के लिए पानी ज़रूरी है वैसे ही कंक्रीट के लिए पानी ज़रूरी है। तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या देखनी है, जो आप क्यूरिंग करोगे, जैसे एक मैंने बताया पॉन्डिंग, अगर आपकी वर्टिकल सरफेस है तो आपको उधर बेट हेजन या जो लगा लो बोरी जैसी टांगी होती है उस पर उसको गीला करते रहना है 7 से 10 दिन के लिए, ठीक है। अभी आते हैं हम, अगर आप क्यूरिंग नहीं करते हो, सामने आप देख रहे हो क्रैक पड़े हुए हैं, मतलब क्यूरिंग नहीं करने के ऐसे तो काफ़ी सिंपल फंडे में बोलूँ मैं तो ऐसे तो स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगी, उसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन मेनली जो इफेक्ट पड़ता है वो क्या पड़ता है, 2 टाइप के क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं अगर आप क्यूरिंग नहीं करोगे। मतलब अगर आपने 24 घंटे के अंदर अंदर कि पानी नहीं दिया कंक्रीट को तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, 2 टाइप के क्रैक्स पड़ते हैं। एक पड़ते हैं प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स, दूसरे पड़ते हैं थर्मल क्रैक्स। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक क्या हुए, प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स हो गए हमारे। क्या होता है, अगर 24 घंटे के अंदर आप उसको पानी नहीं दोगे तो हर जो सरफेस होती है वो रफ हो जाती है। और दूसरी चीज़, अगर एकदम से पानी सूख जाएगा कंक्रीट उसमें भी प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स पड़ जाते हैं। सामने जो क्रैक्स हैं वो प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक है। एक तो कंक्रीट भी अच्छा नहीं था, उसमें वाटर रेशो कम थी, ज़्यादा थी, और एक उसमें क्यूरिंग प्रॉपर से नहीं की गई तो उसमें क्या हुआ, हमारे प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स आ गए। ये हो गया हमारा प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स, अगर आप क्यूरिंग प्रॉपर वे से नहीं करोगे। अब आते हैं हम दूसरे, जैसे मैंने बोला थर्मल क्रैक्स। तो इसमें क्या होता है, देखो अगर आप क्यूरिंग प्रॉपर से नहीं करोगे तो जो अंदर की लेयर होगी और जो बाहर की लेयर होगी उसमें टेम्परेचर डिफरेंसेस आएंगे। तो उससे क्या होगा, जो आपके
अंदर ना उसके कंक्रीट के वहाँ क्रैक्स पड़ जाते हैं छोटे छोटे, वो चीज़ ख़राब है। होता क्या है, ऊपर 30 से 50 mm के क्रैक्स पड़ जाएंगे। मतलब एक अगर आपकी 125 mm की स्लैब है, आपने क्यूरिंग नहीं की प्रॉपर से, ऊपर से क्या होगा 30 से 50 mm में क्रैक क्रिएट हो जाएंगे, और वो काफ़ी रिस्की है मतलब उस स्लैब के लिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो हमारी रीइंफोर्समेंट होती है मतलब स्लैब की या किसी भी चीज़ की, कॉलम की, वो जो बाहर की लेयर होती है वो एक कंक्रीट कवर होता है मतलब रीइंफोर्समेंट को। अगर उसमें 30 से 50 mm में आपके क्रैक आ गए तो क्या होगा, पानी इंसर्ट होगा। पानी इंसर्ट होगा, जो आपका अंदर होगा स्टील होगा, उसको क्रोजन लग सकती है, वो धीरे धीरे डिट्रॉयड होके ख़त्म हो सकता है और आपकी स्लैब कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। एक चीज़ ये होगी। और दूसरी क्या होता है, जैसे मतलब अगर वो क्रैक्स क्रिएट हुए, पानी लगेगा, रेनी सीजन आएगा, पानी लगेगा या धूप लगेगी तो वो स्वेल होंगे। उससे क्या होगा, जो वो पपड़ी बन के मतलब धीरे धीरे टूटता जाता है। आपने काफ़ी स्लैब्स देखी होंगी कि नीचे उसमें से कंक्रीट गिर गया होता है। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है क्यूरिंग। क्यूरिंग तो ऐसी छोटी चीज़ है, मतलब बोलते हैं क्यूरिंग नहीं करोगे तो कुछ नहीं, लेकिन काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ता है अगर आप क्यूरिंग नहीं करोगे। मतलब अगर मिनिमम आपने 7 दिन क्यूरिंग नहीं की, यहाँ टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री है, वहाँ अगर आपने क्यूरिंग नहीं की 7 दिन, तो आपका कंक्रीट की स्ट्रेंथ 40% कम हो सकती है अगर आपने प्रॉपर क्यूरिंग नहीं की। ऐसे तो क्या है, देखो जहाँ पानी पॉसिबल नहीं है, मतलब क्यूरिंग के लिए पानी नहीं मिलता है, तो आजकल काफ़ी कंक्रीट में केमिकल एडमिक्सचर्स आ गए हैं, मेम्ब्रेन आ गई हैं, तो वो डाल के भी क्यूरिंग हो सकती है। और काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने सीमेंट के साथ आपको जो क्यूरिंग एडमिक्सचर है या मेम्ब्रेन है वो फ्री देती है। अल्ट्राटेक होगी, अंबुजा होगी, ये काफ़ी ज़्यादा कंपनीज है। अगर आप मास क्वांटिटी में सीमेंट बैग लोगे 100 से अबव, तो आपको ये मेम्ब्रेन प्रोवाइड करेंगी क्यूरिंग के लिए। तो इसलिए क्यूरिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने बताया 7 से 10 दिन आपको क्यूरिंग करनी है, लेकिन जिसमें एडमिक्सचर्स होगा, ठीक है, और जिसमें मिनरल्स एडमिक्सचर रहता है जो, वो उसमें आपको कम से कम 10 दिन क्यूरिंग करनी है। ये आपका IS 456/2000 भी कहता है कि आपको 10 दिन क्यूरिंग करनी ही करनी है। और ये जो मैं वैल्यूज़ बोल रहा हूँ ये कहीं से नहीं, आपको आप IS कोड हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com से मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, उसमें भी मिल जाएगा, और इस पे ब्लॉग भी है, उसमें मैंने सब लिखा है कि कैसे अगर नहीं करोगे क्या होगा और कितने दिन आपको क्यूरिंग करनी है। आपको थियोरेटिकल वे से भी मिल जाएगा, आप एज ए नोट उसको यूज़ कर सकते हो। ये हो गया हमारा ये टॉपिक। और जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि क्यों क्यूरिंग ज़रूरी होती है, वो इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा अभी रिसेंट इंटरव्यूज़ हुए हैं 2-3 हमने जो कंडक्ट करवाए हैं, उसमें क्वेश्चन पूछा गया क्या कि क्यूरिंग मतलब क्यों ज़रूरी है, पर वाटर क्यों देना ज़रूरी है। तो मेनली आपको इसका आंसर करना है, जो हाइड्रेशन प्रोसेस रहता है उसके लिए हमारी क्यूरिंग ज़रूरी है। और जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ रहती है, मतलब जो आप कंक्रीट यूज़ कर रहे हो उसको अटेन करने के लिए कंक्रीट को क्यूरिंग ज़रूरी होता है। और आपको 7 से 10 दिन क्यूरिंग उस चीज़ की करनी है। अगर उसमें एडमिक्सचर मिनरल्स हैं तो आपको उसको 14 दिन प्रॉपर वे से क्यूरिंग करनी है। ये चीज़ आपको देनी है। अगर आप नहीं करोगे तो आप सामने देख रहे हो ये क्रैक्स, एक प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स या थर्मल क्रैक्स, 2-3 टाइप के और क्रैक्स होते हैं। इस पे वीडियोस है हमारी, देख सकते हो आप, काफ़ी इफेक्ट पड़ता है उसकी स्ट्रेंथ पे भी। फ्रेंड्स, एक जो मैं टॉपिक पहले डाल चुका हूँ उसमें क्या था, थोड़ी चीज़ें मैं नहीं बता पाया था, तो उसी का मैं दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ कि हम स्लोप जो दी रहती हैं 2%, 5%, 10%, वो क्या होती है, मतलब कैसे आपको उसको एग्जीक्यूट करना होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। हमारा 2% स्लोप दी रहती है, 2.5, 5%, 3%, ये क्या है, ये चीज़ आपको थियोरेटिकल इसमें भी मिल जाएगी, उसमें अच्छे से पूरा दिया हुआ टेबल भी है, टेबल में आपको सब मिल जाएगा। तो इसको क्या करना होता है आपको, सबसे पहले जो आपकी 2% होती है, 2 को मतलब परसेंट है, उसको डिवाइड कर देना है 100 से, तो आपका आ जाएगा 1/50, तो आपकी रेशो बन गई 1:50। तो अगर ये रेशो मिल गई तो पहली वाली वीडियो जो देखोगे तो आप इजीली उसको डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें भी मैं बता दूंगा क्योंकि जो हमारे इसी वीडियो को देखेंगे तो उनको भी समझ आना चाहिए। तो अगर मैं लूँ 5% तो उसको भी डिवाइड कर देना 100 से, तो क्या आ जाएगी हमारी 1:20। ये आ गया सीधा रेशो। अभी क्या करना है, अभी आपको करना है, इसमें जो पहली वीडियो थी उसमें क्या था, जो जब ये रेशो मिल जाती है, ये आपने ड्राइंग में भी देखा होगा, तो उसमें क्या कर देते हैं हम, इसको कर देना है 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 20, ठीक है। तो जो आएगी हमारा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आ गई 50, ठीक है। तो क्या आया,
तो आया कि हमारा जो हर 1 मीटर पे आपको 50 mm स्लोप देनी है। ये काफ़ी ज़्यादा स्लोप हो गई, तो ऐसे ही निकालते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो मैंने रोड दिखाया उसकी स्लोप कितनी बोली उन्होंने, 1:200। इस तरफ भी 1:200 ये स्लोप उसमें दी हुई है। लेकिन मैं इसको अलग एग्जांपल से समझाऊंगा। जो हमारा यहाँ चल रहा है 1:50 आया और हमारा ये 6 मीटर का रोड है। यहाँ आपको कैसे करनी है, सिमिलर ट्राइंगल का लगाएंगे फार्मूला, 1:50 इक्वल टू स्लोप। और इसका उन्होंने क्या कहा, यहाँ की स्लोप इस ड्रेन में जाएगी और यहाँ की इसमें। ये आप कंफ्यूज नहीं होना, ये ड्राइंग का मैं बता रहा हूँ, ये पहली में जो वीडियो में बताया था। यहाँ हमारी है 1:50, तो इसका पानी यहाँ जाएगा, तो इसका यहाँ से, तो बीच में कैम्बर रहेगा हमारा। तो कैसे करेंगे, 150 स्लोप और ये इसको हाफ करेंगे अगर हम, तो 6.6 है हमारा यहाँ से यहाँ तक, इसको हाफ करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3.3। इसको कर लेंगे, इंटरपोलेशन करेंगे, एस इधर आ जाएगा हमारा, और 1 × 3.3 यहाँ 50 इसके नीचे, तो कितना आ जाएगा हमारा 0.066। इसको हम mm में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 66 mm। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारा 3.3 मीटर में आपको कितनी 66 mm स्लोप प्रोवाइड करनी है। ये आ गया। अभी कैसे प्रोवाइड करनी है, मतलब 66 mm, तो 1 मीटर पे इसको डिवाइड कर लो, मतलब 1 मीटर पे 3.3 mm है, तो 1 मीटर पे आप दे दो 20 mm, 22 दे दो, 2 मीटर पे दे दो फिर 22 mm, 3 मीटर पे दे दो 22 mm। ऐसे ऐसे डिवाइड करके आप विद द हेल्प ऑफ ऑटो लेवल या डोरी के हिसाब से आप स्लो प्रोवाइड कर सकते हो। तो हॉन्च बार क्या होता है, हॉन्च होता क्या है, इसको प्रोवाइड कहाँ करते हैं और इसका फंक्शन क्या है, सब इसमें मैं स्टिल डिटेल बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको साइड विजिट करवा देता हूँ एक सामने, तो उसके बाद मैं इसका थियोरेटिकल पार्ट दिखाऊंगा कि स्टील डिटेल कैसे दी रहती है और मेन फंक्शन क्या है स्टील डिटेल का। ठीक है, वो सब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप सब देख रहे हो सामने ये जो स्लोप्ड एरिया दिख रहा है आपको, मतलब ये वॉल है वर्टिकल और वहाँ से स्लोप्ड एरिया है। ये क्या है, ये जो इस मतलब एरिया को बोलते हैं वो है हमारा हॉन्च। ठीक है, और इसका प्रोवाइड करने का मतलब क्यों हम इसे प्रोवाइड करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ थियोरेटिकल पार्ट के साथ। तो मेन यही है कि जो हमारा हॉन्च होता है वो दिखता कैसा है, मतलब जो स्लोप्ड एरिया होता है वो उसे हम हॉन्च बोलते हैं। मेन जो आपको फंडा इसका समझना है हॉन्च प्रोवाइड क्यों करते हैं, वो है शेयर, मतलब जो शेयर फोर्सेस होती हैं उनको काउंटर करने के लिए मेन जो हमारा फंडा रहता है हॉन्च प्रोवाइड करने का, इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको थियोरेटिकल पार्ट में आगे दिखाऊंगा भी, मतलब कितना मिनिमम आपको स्टील प्रोवाइड करना है, कितना स्लो प्रोवाइड करनी है, वो चीज़ मैं आपको बाद में बताता हूँ। सामने आप देख रहे हो पूरा, मतलब ये हमारा एक टैंक है, वाटर टैंक है, उसमें हमने ये हॉन्च प्रोवाइड किया है। ये हॉन्च प्रोवाइड करने का रीज़न क्या रहता है, ये है मतलब इसमें जो मेनली जो वाटर टैंक रहता है उसमें हम प्रोवाइड करते हैं कि वाटर प्रेशर इसमें बहुत ज़्यादा होता है कॉर्नर्स पे और लीकेज का डर बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ हॉन्च प्रोवाइड कर देते हैं। और शेयर फोर्स भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ रहेगी, इसके मतलब साइड्स पे ही, तो इसको काउंटर करने के लिए हम हॉन्च प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें होता क्या हॉन्च का होता क्या फंडा है कि इसकी डेप्थ ज़्यादा हो जाती है और इसमें क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ हॉन्च प्रोवाइड कर देते हैं। अभी मैं इसका थियोरेटिकल पार्ट आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको समझना क्या है, जो हॉन्च है मतलब मैं पहले दिखा देना होगा। ये रहा हमारा हॉन्च बार, मतलब ये हमारी एक वॉल है, कोई भी वॉल ले लो, आपकी रिटेनिंग वॉल है, वाटर टैंक की वॉल है, या कुछ भी जो कल्वर्ट है उसकी वॉल है, तो ये जो प्रोवाइड करते हैं मतलब हॉन्च। मैं इसका सेक्शन दिखा देता हूँ आपको, फिर स्टील डिटेल बताता हूँ आपको। ये हमारा टैंक आ गया, जैसे मैंने साइड को दिखाया। तो ये जो हम स्लो प्रोवाइड करते हैं ये हो गया हमारा हॉन्च बार, और इसकी रेशो क्या रहती है 1:1 की स्लोप आपको प्रोवाइड करनी है। और मिनिमम ग्रेड आपको कितना करना है इसमें, M20 मिनिमम ग्रेड प्रोवाइड करना है। उसके बाद अगर कम करोगे वो अगर वाटर स्ट्रक्चर है वो क्रैक आ जाएंगे और डिटोराइड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मेन जो स्लोप्डी एरिया है, आपने कल्वर्ट्स देखे होंगे, बॉक्स कल्वर्ट रहता है जो, उसमें भी ऐसे ऐसे प्रोवाइड किया होता है। क्यों प्रोवाइड किया होता है, मतलब जो वाटर प्रेशर रहता है ओरिएंटल मतलब प्रेशर का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इस एरिया में, और लीकेज होने के चांसेस यहीं होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम यहाँ हॉन्च बार प्रोवाइड कर देते हैं और उसको कंक्रीट से भर देते हैं। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो ये हमारी वर्टिकल वॉल है,
16 का स्टील 120 के सेंटर से प्रोवाइड करना है थ्रू आउट। और ये हॉन्च बार है जो, ये भी आपको कौन सा मतलब इन्होंने क्या किया है, नहीं तो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया होता है कभी कभार। एक मतलब ऐसे आपकी वो रहेगी, जो भी बार होगा उसमें क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा बार यहाँ से ऐसे ऐसे प्रोवाइड कर देते हैं। ये हमारा हॉन्च बार आ गया। लेकिन इसमें क्या किया है, जो हमारा वर्टिकल बार है उसी में से बार को बेंड करके सीधा बॉटम में ले लिया है। तो ऐसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हॉन्च बार, आपको पता चल गया हॉन्च बार क्या होता है और हंच क्या होता है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अभी मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ क्या काम होता है। अगर वाटर स्ट्रक्चर है आपका तो वहाँ काम है उसका, वाटर प्रेशर ज़्यादा होता है बॉटम में, शेयर फोर्स मतलब उधर ज़्यादा होगी, तो उसको काउंटर करने के लिए ये होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर जो हमारा रिटेनिंग वाल है, रिटेनिंग वॉल में क्या काम है हॉन्च का, हॉन्च का काम है जो मतलब प्रेशर रहता है, सॉइल प्रेशर रहता है, वो बॉटम में मैक्सिमम रहेगा, उसको ऐसे एक्टिव और पैसिव होता है, इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपको पूछेंगे कि रिटेनिंग वॉल में क्या है, सॉइल प्रेशर को काउंटर करने के लिए वहाँ हंच प्रोवाइड करते हैं। और अगर हमारे जो कल्वर्ट्स रहते हैं तो उसमें क्यों प्रोवाइड करते हैं, वो करते हैं हम उसका, उसमें भी मतलब जब फ्लड वगैरह आएंगे वाटर प्रेशर सबसे ज़्यादा तब होता है, तो उसको काउंटर करने के लिए हम वहाँ कल्वर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये आप देख रहे हो यहाँ ये स्टील बार दिया हुआ है, ये बॉटम में गया, ये जो भी ये हमारा टैंक का वो था मेन, ये मेन रिइंफोर्समेंट है यहाँ दिया हुआ है, 150 के सेंटर प्रोवाइड करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ये तो चलो रहा आपको ड्राइंग पढ़ने का। बाकी मेन फंडा क्या था आज मैंने आपको बताने का, हॉन्च क्या होता है और हॉन्च बार क्यों प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि जो हमारी ट्रसिस होती हैं वो उनकी शेप, मतलब जो अंदर शेप होती है वो ट्रायंगल शेप ही क्यों रखी जाती है, एक ये पूछा जाएगा। और मैं बताऊंगा कि जो हमारी मोनोट्रस होती है, सामने आप जो देख रहे हो वो मोनोट्रस ही है, वो ही क्यों यूज़ की जाती है। हर जगह आपने देखा होगा स्लोप्ड, एक मतलब एक तरफ से उठी होगी, उसको नॉर्थ लाइट रूफ ट्रसिस भी बोलते हैं। एक जगह से बड़ी होगी उसका डायमेंशन, एक जगह से बिल्कुल छोटा मतलब स्लोप्ड में होगी। यही क्यों यूज़ करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारी मैक्सिमम स्पैन होता है मोनोट्रस का, वो कितना होता है 40 फीट, मतलब 40 फीट से ज़्यादा आप उसको नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो है मोनोट्रसिस। सामने आप देख रहे हो इस शेप से होती है, मतलब दोनों साइड से गजर प्लेट से उसको बेल्ट किया जाता है और एक तरफ से वो रेस्ट की होती है। सामने आप देख रहे हो रेस्ट की हुई है। और ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करने का सबसे रीज़न ये है कि ये सबसे सस्ती है, मतलब बाकी से चीप है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में कि व्हाट मेक ट्रसिस स्ट्रॉन्ग एंड वाई ट्रायंगल यूजेस इन ट्रसिस। ये क्वेश्चन हर इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। तो इसका रीज़न क्या है, जब भी जो मतलब लोड पड़ेगा ट्रायंगल पे तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब जो उसके दो पार्ट होंगे जहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, जहाँ तो वो टेंशन में जाएगा या कंप्रेशन में, और ट्रायंगल में कोई भी बेंडिंग मूवमेंट यहाँ नहीं पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि मतलब जो इस हम ट्रायंगल प्रोवाइड करते हैं। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एक मतलब रिसर्च किया था 5 शेप पे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी हेक्सागोनल 5 शेप ली थी, उनका सेम एरिया लिया था और उस पर लोड डाला था। और जो बाकी स्क्वायर था, रेक्टेंगल था, उन्होंने जो लोड बियर किया उससे 5 गुना लोड ज़्यादा बियर उसने ट्रायंगल ने किया। और मतलब उनका जो आंसर मतलब ये आया था उनका रिजल्ट, तो जो स्क्वायर था वो 11.23 kg वेट बियर किया और उसने 13, 14 ऐसे बियर किया। और जो ट्रायंगल ने बियर किया था वो कितना था 50.2 kg, मतलब उनसे 5 गुना ज़्यादा वेट बियर कर लिया था ट्रायंगल ने। तो इसीलिए हम ट्रेसिस में क्या करते हैं, हमेशा ट्रायंगल शेप ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इंटरव्यूज़ में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों हम यूज़ करते हैं, एक तो रीज़न होता है कि मतलब जो उस पर लोड आएगा वो तो उसकी ऐसे तो हमारी तीन साइड होती हैं, तो जो बीच वाली होगी वो तो नीचे रहेगी, तो बाकी जो दोनों साइड होंगी जहाँ तो वो कंप्रेशन में जाएंगी या तो टेंशन में, वो डिपेंड करता है, लेकिन इसमें कोई भी बेंडिंग मूवमेंट नहीं पड़ता है। तो आज का टॉपिक हमारा व्हाट इज वैफल वॉल, वैफल वॉल क्या है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, रीज़न क्या है इसके पीछे का, तो सब मैं आज बात करने वाला हूँ। उस पर मैं इसकी ड्राइंग भी दिखाऊंगा कि उसमें स्टील डिटेल कैसे दी रहती है, और साइड पे विजिट कराऊंगा 2-3 जगह की हमारे वैफल वॉल कैसे दी रहती हैं। तो इन पे देख रहे हो 2 जगह से सपोर्ट है, बाकी ये ओवरहैंग है, मतलब कैंटिलीवर टाइप का भी हो गया, तो थोड़ा डिफरेंट है इसमें देखने का। तो मैं पहले साइड विजिट करवा लूँगा, उसके बाद आपको ड्राइंग दिखाऊंगा, उसका सब बताऊँगा आपको। तो सामने देख रहे हो जैसे हमारे यहाँ एक वैफल वॉल प्रोवाइड की है। तो प्रोवाइड क्यों करते हैं, ये मेन फंडा है। मतलब
हमारा क्या रहता है, जैसे आपने घर पे भी अपना सेफ्टिक टैंक देखा होगा, उसमें बैफल वॉल प्रोवाइड की होती है। क्यों की जाती है कि जब मतलब कोई भी वेस्ट मटेरियल या गंदा पानी आएगा, उसमें क्या होगा, सस्पेंडरी पार्टिकल होंगे, बड़े छोटे, मतलब कुछ ग्रीस या ऑयल कुछ भी होगा, तो उसमें बैफल वॉल का क्या काम रहता है कि मतलब वो अलग अलग करती है। जैसे हमारा जो पानी होगा एक तरफ निकल जाएगा बैफल वॉल से, और जो हमारा बड़ा बड़ा मटेरियल होगा इस तरफ रह जाएगा, और दूसरी तरफ वहाँ पाइप या जो भी बाहर निकला आउटलेट होगा वहाँ से इजीली निकल जाएगा। और दूसरी चीज़ रहती है कि क्यों हम प्रोवाइड करते हैं, एक तो वाटर फ्लो, अगर एक बाई चांस यहाँ से पानी जा रहा है तो वो पानी के फ्लो को स्लो करता है। मैं अभी दिखाऊंगा दूसरे में भी बैफल वॉल। और क्या होगा, जब एक बार हमारे जो बड़े पार्टिकल रहेंगे, जो मतलब कुछ भी है, वेजिटेबल है या बॉक्स है या कुछ भी गंद फंद है, तो वो एक तरफ रहेगा, पानी दूसरी तरफ रहेगा, और जो आउटलेट होगा, पाइप होगी, वो ब्लॉकेज नहीं होगी। ये काम करती है। और इधर मैं सबसे पहले दिखाने का क्या वो है कि जो हमारी कैंटिलीवर दो तरफ सपोर्ट है और बीच में मतलब नीचे से खाली है, और ये रुकेगी इस पे, मतलब जब इसमें पानी आएगा तो ये बियॉन्ड फोर्स पे वर्क करेगी, मतलब जो इसका लोड होगा वो बियॉन्ड फोर्स पे रहेगा। यहाँ भी देख रहे हो हमारा मतलब दोनों तरफ से सपोर्ट है, बीच नीचे से वो है, और नीचे वाटर भरा हुआ है, उससे ही बियॉन्ड फोर्स जो क्रिएट होगी दोनों तरफ से, वो इसको पकड़े, मतलब इसका लोड लेते रहेगी। और हमारा जैसे मैंने बताया था, बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम कहाँ होगा, सेंटर में। ये तो सबको बताओ, शेयर फुट साइड पे। इसकी मैं स्टील डिटेल भी दिखाऊंगा, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। अभी मैं दूसरी तरफ दिखा देता हूँ आपको। यहाँ हमारे मतलब ये ईटीपी प्लांट है, और यहाँ हर जगह बैफल वॉल प्रोवाइड की हुई है। सामने देख रहे हो वहाँ पे मतलब बैफल वॉल है, और ये किस लिए हमारा पानी वाटर फ्लो करने के लिए, वहाँ पे आउटलेट है इसका, तो वहाँ यहाँ से पानी जाएगा और ये मतलब यहाँ गिरेगा, तो जो वाटर फ्लो होगा स्लो हो जाएगा, और जो सस्पेंडरी पार्टिकल होंगे जैसे मैंने कहा बड़े बड़े, वो एक तरफ रह जाएंगे, और पानी हमारा वहाँ से आउटलेट से निकल जाएगा। तो उसने मतलब ड्राइंग में कैसे दिखाया हुआ है, मतलब ये प्लान है उसका दिखाया हुआ कि 200 की हमारी बैफल वॉल है, और वाटर फ्लो इस हिसाब से फ्लो करेगा। प्लान में पूरा दिया हुआ है कि मतलब हमारा कैसे रहेगा, और सेक्शन में दिखाया हुआ है कि वाटर लेवल कहाँ तक रहेगा और किस हिसाब से आपको प्रोवाइड करनी है। मतलब मैंने बताया प्रोवाइड क्यों करनी है, वो दो चीज़ें हैं। एक तो हमारा वाटर लेवल थोड़ा मतलब उसका फ्लो स्लो करेगा, और जो बड़े बड़े पार्टिकल होंगे और पानी को अलग कर देगा। वैसे ही हमारा सेप्टिक टैंक में भी प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ स्टील की दिखाया है डिटेल, तो दोनों तरफ ऊपर नीचे 12 का जरिया है, ठीक है। बाकी हमारा 10 का सरिया कितने 200 के सेंटर से प्रोवाइड करना है। मतलब टिपिकल डिटेल है, हर बैफल वॉल में आपको यही करना है। बाकी हमने दूसरी साइड पे एक और बैफल वॉल देखी थी जो पानी में थी, तो उसका डिटेल में दिखा देता हूँ। वो थोड़ी इससे अलग है, वो दोनों तरफ से सपोर्ट है और बीच से ओवरहैंग है, तो उसका डिटेल देख लो आप एक बार। इसमें दूसरी ड्राइंग में जैसे मैं दिखाता हूँ, हमने दो जगह दिखाया ना, यहाँ प्लान में दिखाया हुआ मतलब उसने थ्रू आउट, और ये क्या मतलब एक हिसाब से ओवरहैंग है, मतलब दोनों साइड सपोर्ट है, नीचे से ये ऊपर है। मैं दिखाऊंगा इसका सेक्शन आपको, पहले प्लान देख लो, मतलब प्लान में कैसे दिया हुआ है। और थ्रू आउट हमारी बैफल वॉल है, ठीक है, ये 200 की बैफल वॉल है थ्रू आउट, और इसी वही काम है इसका, मतलब थ्रू यहाँ पानी रहेगा इसके लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे हमारा मटेरियल रहेगा। और इस सेक्शन में देखो ये दिखाई हुई है इन्होंने, ये यहाँ से ऊपर तक, और नीचे इसने दिखाया हुआ है कि नीचे से अपना खाली रहेगा। मतलब ये देखो आरसीसी बार ये रही, यहाँ से ऊपर हमारा कनेक्टेड है, और नीचे ये ओवरहैंग। इसकी स्टील डिटेल में दिखा देता हूँ आपको अभी, पहले आप ये देख लो अच्छे से इसको, मतलब है क्या, इसमें क्या दिखाया हुआ है सेक्शन में। एक तरफ मतलब वही काम है इसका, ये देखो ये हमारा दिखाया हुआ है, नीचे हमारा ओपनिंग रहेगी इसकी, किस लिए, पानी मतलब नीचे से पानी निकल जाए और जो सस्पेंडेड पार्टिकल ऊपर रहेंगे। और इसमें भी 12 डाई का 2 नग ऊपर दिया हुआ है, और बाकी हमारा 10 डाई का 100 के सेंटर से दोनों तरफ, क्योंकि इसका थोड़ा ज़्यादा है, तो ये देखो नीचे भी 2 नग 12 का दिए हुए हैं। मेन जो इसका लोड है, ये जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार है वही इसका मेन बार है। तो मतलब इसी का यही है, नीचे ओपनिंग क्यों दी हुई है, नीचे मतलब पानी निकल जाएगा, और उस तरफ जो हमारा बड़ा पार्टिकल रहेंगे जो भी है गंद फंद, वो एक तरफ रहेगा, पानी दूसरी तरफ से आउटलेट से निकल जाएगा। ठीक है, मैं अभी साइड पे एक बार आपको फिर से ले जाता हूँ, छोटी सी एक बैफल बॉल है, उधर थोड़ा दिखा। इधर देख रहे हो आप, मतलब ये छोटी सी हमारी बैफल बॉल है, तो एक ये है मतलब एक पार्टीशन टाइप का रहता है, जैसे इसके देखो नीचे कैंटिलीवर। एक मैं आपको विजिट भी कराऊंगा पूरे मतलब प्लांट का, ईटीपी प्लांट का, कि उसमें क्या क्या होता है। आज तो हमारा बैफल वॉल का, और बैफल वॉल में मतलब क्या क्या चीज़ें आपने देखी। एक तो हमारा मतलब एक हिसाब से पार्टीशन होता है, जो बड़े पार्टिकल और पानी एक अलग कर देगा। दूसरा मतलब जो वाटर लेवल, मतलब उसको वाटर जो एकदम से आएगा पार्टिकल के मिक्स होके, उसको स्लो करेगा और पार्टिकल अलग करके आउटलेट में से पानी निकल जाएगा। ये रेट एनालिसिस से रिलेटेड ही है, लेकिन ये थंब रूल पे डिपेंड है।
ठीक है। तो मतलब एक अगर आपके पास एरिया है जहाँ आपके पास वॉल्यूम है तो आप इजीली बता सकते हो कि वहाँ कितना सरिया लगेगा। अगर कमर्शियल बिल्डिंग है वहाँ कितना सरिया लगेगा टोटल बिल्डिंग में, जहाँ रेजिडेंशियल है वहाँ कितना, बीम में कितना, तो वो इजीली आप निकाल सकते हो बैठे बैठे, ठीक है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाओ, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियोस आ रही हैं वो रेट एनालिसिस भी यही है टोटल, और टोटल जो हमारे बिल्डिंग में थंब रूल यूज होते हैं वो उसी पे है, ठीक है। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है दिया मैंने, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनमें कितनी क्वांटिटी लगेगी उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जो मतलब घर वर रहते हैं हमारे, वहाँ किस हिसाब से आपको स्टील यूज करना होता है, वो होता है केजी पर स्क्वायर फीट में, मतलब 4.5 टू 4.8 केजी पर स्क्वायर फीट। अगर एक स्क्वायर फीट है आपका, ठीक है, 1 फीट बाय 1 फीट, एक स्क्वायर फीट में कितना कम से कम सरिया होना चाहिए, 4.5 से 4.80 केजी। तो अगर ये पता है आपको मतलब इतना है, तो अगर आपके पास स्लैब है या एरिया टोटल एरिया है तो आप इजीली बता दोगे कि आपका कितना सरिया लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, मेरी एक स्लैब है 20 बाय 50 की, मतलब 1000 स्क्वायर फीट की, तो उसमें कितना सरिया लगेगा वो क्या करेंगे हम, हमारा क्या है 4.5 से 4.8 के बीच, तो डायरेक्ट क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्क्वायर फीट का कितना लगता है 4 से 5 केजी, तो 1000, तो कितना आ गया हमारा 4.5 केजी, मतलब 4.5 टन हमारा सरिया लगेगा। तो इससे आप इजीली रिक्वायरमेंट दे सकते हो कि इतना सरिया आपको चाहिए। ये हो गया। दूसरा आ गया हमारी कमर्शियल बिल्डिंग। कमर्शियल बिल्डिंग में कितना रहता है 5 से 5.5 केजी पर स्क्वायर फीट। सेम इसी तरीके से अगर 1000 स्क्वायर फीट की है तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिनिमम 5 टन सरिया उसमें चाहिए। ये आपको पता चल गया रेजिडेंशियल में कैसे होता है, कमर्शियल में कैसे। अभी स्लैब का, अगर स्लैब है तो स्लैब का क्या है कि मतलब 0.7 to 0.1% वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब अगर आपको वॉल्यूम पता है तो आप निकाल सकते हो कि कितना आपको सरिया चाहिए। तो जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है कि हमारे बीम में कितना सरिया लगेगा, तो 1% तो मेरा वॉल्यूम है 200 m3, मतलब कोई स्लैब है 200 m3 की, तो उसमें कितना मिनिमम सरिया होना चाहिए, वो कैसे होगा, ये आ गया हमारा 1 m3, 1% इंटू कितना हमारा वॉल्यूम है 200 डिवाइड बाई 100, इसको परसेंटेज में, इंटू 7850, मतलब डेंसिटी आ गई हमारी स्टील की, ये हो गया। तो कितना हमारा मिनिमम सरिया होना चाहिए, 15.700 मीट्रिक टन हमारा सरिया 200 m3 की स्लैब में लगेगा। इजीली आप निकाल सकते हो। जैसे अभी हमारा स्लैब होगा, स्लैब में निकल गया, अभी बीम होगा 1 से 2% उसमें होना चाहिए मिनिमम, तो वो भी इजीली निकल जाएगा। इसी हिसाब से अगर 10 m3 का बीम है आपका 100, तो जितना आएगा उतना सरिया हमारा उसमें होना चाहिए। कॉलम के लिए कोफिशिएंट क्या रहता है, 1% से 5% उसमें सरिया होना चाहिए। इजीली आप इधर से एस्टिमेट कर सकते हो कि हमारा स्लैब है या बीम है या कॉलम है उसमें कितना सरिया आएगा, इजीली इधर से निकाल सकते हो। और फाउंडेशन जो रहती है 0.5 से 0.8% उसमें सरिया होना चाहिए। अगर वॉल्यूम है आपका पता है 1 m3 की आपकी फुटिंग है, तो 0.5 डिवाइड बाई 100 इधर से इजीली आप निकाल दोगे कि कितना सरिया उसमें यूज़ हुआ होगा या होगा, ठीक है। ये इंटरव्यूज़ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी एक फुटिंग है, ठीक है, इतना वॉल्यूम है उसका, ये फुटिंग है, इतना वॉल्यूम है उसका, 20 m3 की फुटिंग है, बड़ी फुटिंग है, तो उसमें कितना सरिया यूज़ हुआ होगा, ये तो डिपेंड है ड्राइंग पे या ऐसे। तो आप इजीली अगर आपको पता है कि इतना % वहाँ फाउंडेशन में यूज़ होता है 0.5 से 0.5, तो एस्टिमेट आप उसको दे सकते हो, ठीक है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। अगला आ गया, अगर मतलब डायरेक्ट आपको निकालना है कि स्लैब में क्यूब के, तो स्लैब में 80 kg पर m3 के हिसाब से, बीम में 110, ये डायरेक्ट निकल जाएगा, परसेंटेज में नहीं, इसमें निकल जाएगा। m3 पता है आपको, अगर 20 m3 है, 20 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना आपका लगेगा सरिया। बीम में 110 kg पर m3, कॉलम में 160 पर m3, फुटिंग में 80 kg पर m3, ये हो गया आपका, मतलब वही है, परसेंटेज में है ये मैंने डायरेक्ट निकाला है। तो अभी क्या है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये CPW में भी बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। वी डोंट गो बियॉन्ड 4%, मतलब 314 kg पर m3, मतलब अगर आपका कोई कॉलम है उसमें 4% से ज़्यादा सरिया नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, एक तो उसमें कंक्रीट नहीं जाएगा, दूसरा इतनी 4% से ज़्यादा उसमें ज़रूरत भी नहीं होती, ठीक है। तो 4% मिनिमम मैक्सिमम हमारा सरिया होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा होगा तो कंक्रीट अच्छे से नहीं फिल हो पाएगा, ठीक है। ये हो गया। अभी है हमारा कंक्रीट वॉल्यूम, ठीक है, मतलब आपको कितना कंक्रीट लगेगा, एक स्लैब है आपकी अगर बाई चांस 1000 स्क्वायर फीट की, तो उसमें कितना कंक्रीट लगेगा वो कैसे पता चलेगा,
हमारा होता है 0.38। ये एक थंब रूल है, कोफिशिएंट है, इससे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी लेकिन 1-2 m³ का फर्क पड़ेगा। 1 स्क्वायर फीट के लिए हमारा कितना लगता है 0.0838, ये आ गया हमारा 1 स्क्वायर फीट के लिए। अगर 1000 है तो हमारा कितना सीमेंट कितना हमारे कंक्रीट चाहिए, 38 m³ हमें सीमेंट उस स्लैब में लगेगा। 38 से ज़्यादा हो जाएगा, 40 हो जाएगा या 39 हो जाएगा या 41 हो जाएगा, इससे आगे पीछे वैल्यू नहीं जाती है, ठीक है। तो ये आपको कोफिशिएंट से जिससे इजीली आप निकाल सकते हो कि हमारा कितना सीमेंट कंक्रीट लगेगा या कितना स्टील लगेगा, इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जो डक्ट्स होते हैं हमारे, केबल डक्ट हो गया या जो कोई भी डक्ट हो गया, डक्ट से ही आपको पता चल रहा है, तो वो हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड करने का रीज़न क्या होता है और ड्राइंग में कैसे मेंशन किए होते हैं, वो ड्राइंग पढ़ना सिखाऊंगा, मतलब कैसे ड्राइंग में दिया रहेगा, कैसे आपको उसको फॉलो करना है, उसका पूरा प्रोसीजर मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि हम डक्ट प्रोवाइड क्यों करते हैं। ये आप सामने देख रहे हो हमारा एक केबल डक्ट है, मतलब केबल डक्ट इसमें प्रोवाइड करना है। इस प्रोवाइड करने का रीज़न क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा रैंप आएगा इन फ्यूचर, मतलब इसके ऊपर पेविंग आ जाएगी। और पीछे यहाँ से आगे, ये सामने पीछे आप देख रहे हो, ये एक केबल ट्रेंच है, तो आगे केबल्स जाने के लिए रास्ता चाहिए, तो इसीलिए क्या होता है वहाँ हम डक्ट प्रोवाइड कर देते हैं। ये हमारा केबल डक्ट है, यहाँ क्या है 3 मतलब 6 पाइप आ रही हैं, और इसके ऊपर क्या होगा बाद में कंक्रीट के बाद फिलिंग हो जाएगी और इसके ऊपर हमारा रैंप बन जाएगा। इसका मैं ड्राइंग दिखाता हूँ आपको, पहले ड्राइंग से आपको अच्छे से पता चल जाएगा है क्या चीज़ है, उससे मैं क्लियर कर दूँगा कि आपको क्यों प्रोवाइड करना होता है और इसमें ड्राइंग में कैसे दिया रहता है। तो सामने आप ड्राइंग देख रहे हो, ये रहा हमारा उसका केबल डक्ट सेक्शन, मतलब उसने एक सेक्शन काट के दी है, बीच में से एक सेक्शन काटी हुई है। तो सामने दिख रही है 6 पाइप है हमारी, ठीक है, 150 डाया की, यहाँ लिखी हुई है 6 इंच की। तो ये आपको प्रोवाइड करनी है, और इसकी हाइट कितनी प्रोवाइड करनी है, 650 इसकी हाइट रखनी है। और जो इसमें स्टील प्रोवाइड करना है वो कैसे प्रोवाइड करना है, सामने साइड पे आप देख रहे हो दिया हुआ है 10 डाया का 180 का सेंटर आपको प्रोवाइड करना है, और जो पूरा टोटल स्टील होगा वो 180 के सेंटर से प्रोवाइड करना है। और मेन चीज़ जो देखनी होती है आपको RL देखना, मतलब जो उसका लेवल रहेगा पाइप का वो आपको देखना होता है। यहाँ देखो 225 पे उसका सेंटर है। अभी मैं साइड पे आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, जैसे आपने सेक्शन में देखा हमारा पीक पाइप कैसे प्रोवाइड करनी है, वैसे ही यहाँ पाइप प्रोवाइड की हुई है। देखो उसकी हाइट मेंटेन कर लेनी है, जैसे भी आप लेवल लो, वाटर लेवल से लो, ऑटो लेवल से लो। तो मेन चीज़ जो ये डक्ट करते टाइम आपको ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है, एक तो उसका लेवल, जो पाइप आप प्रोवाइड कर रहे हो वो अकॉर्डिंग ड्राइंग होनी चाहिए पूरा, मतलब उसका लेवल अगर दिया रहता है तो वो सेंटर वाइज वहाँ प्रोवाइड करना है। दूसरी चीज़ क्या प्रोवाइड करनी है, उसको प्रॉपर स्पेसिंग में डिवाइड करना है। अगर उसको स्पेसिंग दिया हुआ है तो इतना जगह छोड़ना है कि उसमें एग्रीगेट एटलीस्ट जा सके। ये चीज़ आपको देखनी है, क्योंकि अगर वो अच्छे से वॉइड उसमें वॉइड रह गया, बाद में अगर उस पर लोड पड़ा तो वो टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए क्या होगा, कंक्रीट हर तरह से उसमें घुसना चाहिए, अच्छे से वाइब्रेट करो वो बंध जाए। दूसरी चीज़ क्या देखनी है, जो आपको स्टील प्रोवाइड कर रहे हो वो अच्छे से आपको उसको कवर करके प्रोवाइड कर देना है, और एक्स्ट्रा बार आपको प्रोवाइड करने हैं जहाँ जहाँ पाइप होगी वो अच्छे से फिक्सिंग हो गया। देखो सामने एक बार हमारा पाइप वेब सब फिक्स हो गए, उसके बाद उसका कंक्रीट हो गया, और उसके बाद उसमें फिलिंग करके हम आगे इन फ्यूचर उसमें रैम्प बना देंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा छोटा सा टॉपिक था कि क्यों हम डक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अगर इस टॉपिक के बारे में आपको कोई भी मतलब पूछना है कुछ तो कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करो, क्योंकि आपके कमेंट मेरे को नहीं पहुंचते हैं।